आरएसएस के 100 साल और पूरे भारत में और ख़ास करके महाराष्ट्र में क्यों डरा रहे हो आरएसएस को। आज हम इसी बात का एनालिसिस करेंगे। उसके पहले आरएसएस की शाखाओं में क्या बोला जाता है और क्यों लोग उस पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे वो शुरुआत करते हैं शाखा की। यम वैदिका मंत्रदुष्षः पुराणा इंद्रम यमम मातरिश्वानमाहुः वेदांतिनो निर्वचनीयमेकं यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवा यमीशं शिव इत्यवोचनं यम वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा अर्हन्ति बौद्ध जैना सतश्री अकालेति च सिख संतः। तो आप देख रहे होंगे कि वैदिक से लेकर तो बुद्ध और जैन तक, यहाँ तक कि सिख धर्म को भी उन्होंने अपने शाखा में स्थान दिया है। और ऐसे अगर आप सोचेंगे तो आपको कैसा लगेगा, बहुत यानी ऐसा लगेगा कि इसी में एकता है, बहुत भाईचारा है, प्रेम है। अगर ये भाईचारा और प्रेम है तो इतना द्वेष और घृणा से भरा हुआ भारत और आज के तारीख में महाराष्ट्र क्यों दिख रहा है। अभी 24 अक्टूबर को प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित बहुजन आघाड़ी है उनके तरफ से भी ये मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि हम और औरंगाबाद जिसे कहते थे, आज का जो छत्रपति संभाजी नगर है, उस आरएसएस के कार्यालय पर वो चाहते हैं कि हम लोग मतलब मोर्चा निकालें। पुलिस की परमिशन नहीं है और फिर भी उन्होंने कहा कि हम लोग निकालेंगे। घाटकोपर में रमाबाई अंबेडकर नगर में आरएसएस की रैली को रोका गया। वहाँ पे जय भीम के नारे लगाकर वहाँ से उनकी आरएसएस की रैली को मोड़ना पड़ा, हाईवे से लेकर जाना पड़ा। तो ये सारी घटनाओं के पहले हमें देखना पड़ेगा और एनालिसिस करना चाहिए कि आज जो माहौल है वो माहौल बनाने में किसका हाथ है। तो 2022 अगर आपको पता होगा, 6 अक्टूबर की बात है, जब नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा निकाला गया था और करीबन 4-4.5 लाख लोगों का वो मोर्चा था। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के जो जितने भी लोग थे, पदाधिकारी थे, और खास करके मेश्राम साहब जो है उनको डिटेन किया गया था, सुबह सुबह ही डिटेन किया गया था। और फिर पूरा दिन भर मैं वहाँ पे ग्राउंड में उपस्थित थी, तो मुझे वो पूरा दिन और पूरा वाकया पता है कि 4 बजे तक लोग हुजूम वहीं पे जितना है उतना, मतलब पुलिस प्रशासन ने उनको इसलिए परमिशन दी थी कि उनके पास पुलिस प्रशासन में इतने लोग मौजूद नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना इंतजाम नहीं है आपकी रैली के लिए। लेकिन जब रैली निकली तो 8,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पे लगाए गए, पुलिस की जितनी गाड़ियाँ थी वो भी लगाई गई, यहाँ तक कि प्राइवेट ट्रैवल्स भी लगाया गया। लेकिन फिर भी लोग 4 बजे तक कंटिन्यू वो बस में भर कर लोगों को ले जाया जा रहा था, पुलिस हेडक्वार्टर में पहुँचाया जा रहा था, किसी को अन्य अन्य जगह पर भेजा जा रहा था। लेकिन फिर भी वो हुजूम जितना का उतना ही 4 बजे तक कंटिन्यूसली था। और फिर वहाँ पे ही चर्चा ये हुई कि आरएसएस के मुख्यालय को उन्होंने ताला लगा दिया है और वो मुख्यालय में कोई भी नहीं है। तो आप मतलब पूरे भारत में एक माहौल ये बनाने की कोशिश की जा रही थी कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए, अब वो मतलब किस तरीके से अपनी रणनीति तय करेगा। तो जब नागपुर में प्रोग्राम हुआ, उसमें पूर्व राष्ट्रपति जी का भी स्पीच है, आप देखेंगे तो वहाँ पे बोला गया कि मैं गुरुजी हेडगेवार जी को भी बहुत मानता हूँ और बाबा साहब को भी बहुत मानता हूँ। और मोहन भागवत जी जैसे उन्होंने मतलब 48 के बाद में 47 के बाद जो 48 साल है, वो 48 के बाद में उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, जिसमें हम बोलते हैं कि मुखवटा चेंज किया। जैसे कि बंच ऑफ थॉट्स में है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम ये दोनों का हम लोग मतलब हमें चाहिए ही नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी बाधा है, और भारतीय संविधान को हम नहीं मानते। आज 100 साल के भाषण में चाहे मुखवटा ही पहना हो तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के तहत हम लोग ये सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं और भारतीय संविधान स्थापित होना चाहिए। इस तरीके की बात आरएसएस के 100 साल में तो उन्होंने ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन करनी पड़ी। तो ये सारा माहौल जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट है
जिनमें निराशा का भाव निर्माण करना चाहते कि 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। पर देखिए कि मोहन भागवत जी का उस दिन का अगर स्पीच देखेंगे तो आपको पता चलेगा निराशा का भाव किसके चेहरे पे था। तो हमने देखा कि भागवत जी इतने खुश नहीं लग रहे थे, और फिर उन्होंने वो प्रोग्राम जो है वो दिल्ली में रखा, बड़ा प्रोग्राम। उनको पता था कि नागपुर में दीक्षा भूमि के प्रोग्राम से ये प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं दिखेगा, और इसीलिए उन्होंने पूरे भारत भर में रैलियां करने की कोशिश की, जिसके तहत घाटकोपर में भी उनकी रैली को रोका गया। तो आरएसएस जो है वो 100 साल में कितना मजबूत होना चाहिए था, जबकि हमारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपके संगठन को इतने साल हुए, उतने साल हुए। तो फिर आरएसएस के 100 साल के बाद भी इतनी मजबूती से वो नहीं दिख रहे, इसका क्या कारण है? तो निरंतर जो मानवतावादी मूवमेंट है, अम्बेडकरी मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट है, मूल्यवासी मूवमेंट है, मतलब पूरे जो परिवर्तनशील महापुरुष है जिन्होंने इंसान को इंसान की तरह जीना चाहिए इसके अधिकार के लिए जो संघर्ष किया, उसके उनके विचारों पे चलने वाले जो मूवमेंट है, उनके काम का ये आज नतीजा है कि आज ये सारा कुछ हमको दिख रहा है। अगर 2022 में आरएसएस के मुख्य हेडक्वार्टर पे अगर मोर्चा ना निकालने की घोषणा होती और ना उन्होंने आंदोलन किया होता, तो दूसरे को वो प्रेरणा नहीं मिलती। जब आपको पता है इस रास्ते से कोई गया है और जिंदा लौट कर आया है, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। तो उसी तरह जब ये सारे मामले हमको दिखे, तो उन्होंने कहा, प्रशासन के तरफ से कहा गया, वंचित के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर तो उन्होंने एफआईआर दाखिल की ही, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मोर्चा निकालते हैं। तो उनका जवाब था कि आप जो है अभी निकालिए मत। तो वो वंचित के तरफ से बोला गया। ये बहुत बड़ी खास बात है कि भारत में भारत का संविधान है, और अगर संविधान है तो किसी को भी आर्टिकल 19 के तहत संगठन बनाने का सबको मतलब अधिकार है, वैसे आरएसएस को भी है। तो आरएसएस जो है वो खुद को अभी एनजीओ के नाम से प्रचारित कर रही है। तो अगर उनका संगठन है तो भारतीय संविधान के तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्या ये लीगल एक्टिविटी में आता है? बहुत बड़ा सवाल जो अभी उभर के आया है। अगर वो लीगल एक्टिविटी में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप उसको बोलिए कि रजिस्ट्रेशन करें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप उनको जो संविधानिक कार्रवाई है, जो लीगल चीज़ें नहीं होती, उसके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये पूरा जो माहौल है, आप देख रहे कर्नाटक में कांग्रेस को ये स्टैंड लेना पड़ रहा है कि हाँ आरएसएस को बैन करना। ये सारा माहौल जो है वो एकदम से नहीं बनता, एक दिन में नहीं बनता। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने, और ख़ास करके भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, उन्होंने जो कोशिश की है पूरे भारत में, उसका आज ये नतीजा है। शायद हम लोग इकट्ठा वो नतीजा देखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम ही अलग अलग होकर लड़ते हैं। लेकिन आरएसएस में भी ऐसे फ्रैक्शन, अगर आप आरएसएस का हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन हुए हैं, लेकिन वो कभी बाहर नहीं लाते। और हमारे इधर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो फट से उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, बात करेंगे और बताएंगे कि हाँ हमारे इसमें फ्रैक्शन हुआ है। जबकि आरएसएस में भी बहुत बार संगठन, अगर आप देखेंगे खास करके गांधी के हत्या के बाद ज़्यादा फ्रैक्शन हुआ था, लेकिन हम लोगों को लगता है कि भाई हम ही ऐसा ये कर रहे हैं। तो 3.5% लोग हैं, और 3.5% लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि वो इकट्ठा रहे, क्योंकि उनकी संख्या कम है। अभी देखिए कि आप जगह जगह पर उनकी रैलियां रोक रहे हैं, जबकि उनको 100 साल के बाद तो बड़े मजबूती से आना चाहिए था, लेकिन वो मजबूती नहीं दिख रही है। तो इसका नतीजा यही है कि हमारा जो निगेटिव है माइंड में वो निकाल दीजिए। वो 3.5% लोग हैं, और आज उनको आइसोलेशन में डाल दिया गया है। पहले क्या होता था आपको पता है कि अमित मिश्रा जो आया, तिवारी आया, ये क्या क्या है? पहले जो है वो खास करके इतना सामने फ्रंट फुट पर ब्राह्मण को आके बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन आज पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो ओबीसी समाज है, आपने देखा होगा कि अगर उसको मूत्र पिलाया जाएगा, टट्टी खिलाई जाएगी, तो क्या उनके समर्थन में रहेगा? तो मध्य प्रदेश में जब उन्होंने अपने आरक्षण की बात की, चाहे आरएसएस ने झगड़े लगाए होंगे, तो मराठा में लगाए होंगे, ओबीसी में लगाए होंगे, लेकिन अभी वो जो व्यस्त है वो अपने अधिकार के प्रति व्यस्त है।
तो ये अधिकार की भावना का निर्माण किसने किया है? मूवमेंट ने ही किया है। तो जब वो अधिकार के प्रति व्यस्त है, वो अपने अधिकार लेने के लिए कोशिश कर रहे, तो फिर ब्राह्मण के पास कौन लोग बचे? तो इसीलिए वो जो है वो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान, उस उनके कहने से उनको कौन पूछ रहा है, कौन दुनिया देख रही है? क्या वो अमेरिका के सामने ये बात को रख सकता है? वो तो भारत में उनको पता है कि हो हल्ला होगा, उसके कहने से कुछ मतलब कुछ इधर उधर चीज़ें नहीं हो सकती, फिर भी बोल रहा है। तो फिर इसीलिए बोल रहा है कि उसको पता है कि हमारा थोड़ा हवा बनाना ज़रूरी है, आरएसएस का हवा बनना चाहिए कि 100 साल में हम कितने मजबूत तरीके से सामने में आए हैं। पर मुझे लगता है कि ये सारा हवा कुछ नहीं है। वो आप देखेंगे कि जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ नाम से कोई संगठन है, जो ये कह रहा है कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, हम सामंतवादी लोग हैं और मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। मतलब जो क्षत्रिय तलवार लेके उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता था, वो उनके पास अभी इतने बड़े पैमाने पे नहीं रहा, तो उनको सामने आना पड़ा। ओबीसी अपने आरक्षण का अधिकार की लड़ाई लड़ने में व्यस्त हो गए, है ना। और एससी एसटी जो है वो भी अपने अधिकार के लिए जंगल तोड़ना या उनका वन अधिनियम कानून है उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो आदिवासी उधर व्यस्त है। फिर एससी एससी में बोल रहे कि वर्गीकरण होना चाहिए, तो वो उसको सुधारने में व्यस्त है। फिर बचा कौन है? तो 3.5% यूरेशियन लोगों को पता है कि उनका डीएनए अगर सबको पता चला तो क्या होगा। आज टीवी डिबेट में डीएनए की बात हो रही है, विदेशीपन की बात हो रही है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है। और ऐसा लगता है कि क्रांति, अब पल्लवी पटेल जो उत्तर भारत में राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन नहीं होगा। देखिए बहुत अगर आपने अच्छे से उनका स्पीच सुना होगा तो उन्होंने कहा अब आंदोलन नहीं होगा, अब रन होगा। इसका क्या मतलब है? पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो आरएसएस के 100 साल में आरएसएस के ही विरोध में माहौल आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो परिस्थिति है वो भागवत जी को चिंतित करने वाली है, और हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मूवमेंट को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। सब लोग आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे, बस हमारी अगर कोई बात बननी चाहिए तो एक दूसरे से, जैसे कांग्रेस जो है बड़े पैमाने पे बीजेपी का विरोध कर रहा है, आरएसएस को बैन करने की बात कर्नाटक में हो रही, फिर भी उनमें मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है। और हमारे लोगों ने अगर समझ जाइए एक दो बातचीत की, थोड़ा सा मतलब नेतृत्व कार्यकर्ता के बारे में बोल दिया, तो हमारे लोग ऐसा सोचते अरे वो तो हमारे विरोधक है। तो ये सोच को हमें थोड़ा बाजू में रखकर सोचने की बात है कि आज ये सवाल उठ रहा है, जबकि वो मजबूत होने चाहिए थे। तो अगर मजबूत होते तो उनके ऊपर सवाल या निशान खड़े नहीं होते कि भाई आपका जो संगठन है वो संगठन अधिकृत नहीं है, उसका फंडिंग कहाँ से होता है। पूरे भारत में इतने जो ऑफिसेस, अगर आपको पता है इन्होंने इसी के ऊपर बयान कर दिया था कि इनको यहाँ से पैसा आता है, उनको वहाँ से फंड आता है। फिर ये सवाल तो उभर के आएगा ना कि आरएसएस को फंड कहाँ से होता है, कौन फंड कर रहा है, कितने करोड़ों की बिल्डिंग कैसे बन रही है, कौन सा पैसा है। तो ये सारा माहौल आज हम लोग देख रहे। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों का मोर्चा होना चाहिए और हम लोग इतना मोर्चा निकालेंगे, पर उसके साथ साथ जो लोग कैडराइज नहीं होते हैं और वो आंदोलन जब करते हैं तो उन्होंने एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जब आंदोलन हुआ तो हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ पे घुसाने की भी कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ी है उसको जला दो, लेकिन वो कैडराइज लोग थे, उन्होंने बहुत दिन से उसकी तैयारी की थी, आंदोलन की तैयारी की थी, तो उनको पता था कि हमारे जो लोग दिशा निर्देशन करेंगे उन्हीं की सलाह मशवरा यानी लेना है। बाकी दूसरा अननोन पर्सन जो सलाह दे रहा है कि ये जलाना है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा ये भेजा हुआ आदमी है। तो ये पहचान कराकर आंदोलन, मतलब हम सब लोग आपके साथ तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह भीमा कोरेगांव में दंगल परिस्थिति का निर्माण किया, वैसी परिस्थिति वो वहाँ पे ना करे, इसके लिए खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे मतलब कुछ लोगों को दिशा निर्देश के लिए लगाना चाहिए और
पूरे संविधानिक दायरे में ही ये आंदोलन हो, ताकि हमारे लोगों के ऊपर वो जो इसी फिराक में रहते कि इनके ऊपर केस लगाया जाए, उनको जेल में कैसे ठूसा जाना चाहिए, तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए आप मतलब सतर्क रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे, तो सभी लोग, मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस मूवमेंट को चला रहे हैं, चाहे मूल निवासी है, बहुजन है, अम्बेडकरवादी है, मानवतावादी है, वो सारे साथ सहयोग करने की स्थिति में आज है और वो करेंगे ही। एक दूसरे के साथ रहिए, सपोर्ट में रहिए, बहुत अच्छा वातावरण है। और ये जो पॉजिटिविटी जिन लोगों ने बनाई है, उनके कारण जो ये आज माहौल दिख रहा है, तो जल्द ही हम हमारे देश के ऊपर हम ही लोग शासक होंगे, ये इसका द्योतक मुझे ऐसे लगता है कि दिख रहा है। उसके संकेत जो है वो अभी दिख रहे हैं। और कोई भी जब बड़ा आंदोलन होता है तो बहुत सारी दिक्कतें, मुश्किलें जो है वो आती है। तो इसी तरीके का माहौल है कि हमें लगता है बहुत दिक्कत है, तो वो बंच ऑफ थॉट्स को लागू करना चाहता है, वो संविधान को नकारने की बात करता है। उनके जो पिट्टू है वो बाहर बाहर में बोल रहे हैं और उनके मुखिया की तो हिम्मत नहीं हो रही। तो आने वाले समय में अगर मुखिया भी कहेगा तो मुखिया का भी बंदोबस्त हमारे संगठन के माध्यम से हमें करना चाहिए और वो होगा। तो आप सभी लोगों को हम ये अपील करते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन रखे, कोऑर्डिनेशन रखे, समाज को कोई नुकसान ना हो, समाज का भला हो। और आरएसएस का बंदोबस्त पूरे तरीके से, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बंदोबस्त हो जाए, पूरे तरीके से बंदोबस्त होना चाहिए। इसके लिए लामबंद होकर अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो मुखवटा है बुद्ध को मानने का, गुरु नानक जी को मानने का, महावीर को मानने का, ये मुखवटा हम फाड़ देंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में जो वंदना पढ़ी थी उसमें, वो तो अभी प्रातः काल का जो वंदन होता है वो बाबा साहब को भी मानने की बात करते हैं, हमारे कुछ महापुरुषों को भी मानने की बात करते हैं, लेकिन वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है, उनके सिवा जो समाज है वो उनके पास नहीं जाएगा। तो इस मुखवटे को लेकर आज आरएसएस को, मतलब असली चेहरा भी वो दिखा नहीं सकते कि हम क्या करना चाहते। वो इस बात पे अभी अड़े नहीं है कि हम बंच ऑफ थॉट्स के ही लोग हैं, हम चाहते ही है कि ऐसा भारत हमको चाहिए जहाँ पे संविधान की बात नहीं हो और संविधान का उपयोग करके ही राजतंत्र या फिर वो धार्मिक तंत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेबल है हमारे लिए। तो ये चैलेंज को हमारा समाज, मुझे लगता है आज की परिस्थिति में बहुत ही हद तक तैयार है। बस ज़रूरत है एक दूसरे के साथ में खड़े रहने की, एक दूसरे के ऐसे वक्त में साथ देने की। तो हम आने वाले समय में निश्चित ही विजय होकर ही हमारे देश को हमारे हाथ में लेंगे। आपने इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ सबको ये वीडियो भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।